ऑलराइट, तो हमने क्या क्या देख लिया अभी तक, पर रिवाइंड कर लेते हैं कौन कौन से क्या है। कूलम्ब्स लॉ हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, फील्ड लाइंस हो गया है, और इन सब पे हमने प्रॉब्लम्स भी देख लिए। तो आप लोगों को इन सारे टॉपिक्स में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मूव हो जाते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, टॉपिक्स टू बी कवर्ड हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पैरेलली वहां पे भी कवर करेंगे। ठीक है, अभी आज आप लोग का जो सुबह का क्लास है, आई थिंक शाम को जो आर प्लस के बैच में भी क्लास हो रही है, उसमें भी सेम चीज पढ़ाने वाला है। तो अगर आप लोग के पास टाइम है और अगर आपके पास इंटरेस्ट है, तो आप शाम की क्लास में भी बैठ जाइएगा, वहां पे भी जरा देख लीजिएगा कि क्या मामला चल रहा है। अगर वहां से कैच कर पा रहे हैं तो फिर हम लोग वहीं से ही क्लास कंटिन्यू करेंगे, सुबह वाली क्लास कैंसिल कर देंगे। तो हम लोग आज जो है देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। जैसे कि पहले हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएंगे, फिर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएंगे, फिर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएंगे। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन माने हम लोग अ, एक आर्क की वजह से कैलकुलेट करेंगे, फिर सेमी सर्कल की वजह से देखेंगे क्या होता है, और फिर पूरे रिंग की वजह से देखेंगे क्या होता है। फिर वायर का देखेंगे, वायर भी हो सकता है, फाइनाइट वायर भी हो सकता है, और इनफाइनाइट वायर भी हो सकता है। फाइनाइट वायर भी हो सकता है और इनफाइनाइट वायर भी हो सकता है, और सेमी फाइनाइट वायर का भी एक केस है। तो आज आई थिंक हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस पे बेसिकली क्वेश्चंस कर लेंगे। बाकी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में शीट होगा, डिस्क होगा, एक प्लेट भी देख लेंगे, ये सब कुछ होंगे। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग जो स्फीयर का देखते हैं, इसमें दो तरीके के हैं, हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर। तो ये वाला पार्ट हम लोग गॉस लॉ के साथ देखेंगे, गॉस लॉ के साथ देखेंगे। तो इमीडिएटली ये सब खत्म होने के बाद जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आई थिंक इन सब का और इन सब का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब कैलकुलेशन इंटीग्रेशन के साथ कैलकुलेशन खत्म हो जाएगा, हम लोग मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। और ये जब हो जाएगा तब हम गॉस लॉ पे मूव करेंगे। और जैसे गॉस लॉ की सारे क्वेश्चंस हम लोग डील कर लेंगे, तो ये वाला पार्ट खत्म। फिर सेकेंड पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आरंभ होगा, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। और इन सब पे सारे क्वेश्चंस करने के बाद आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो जाएगा, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी चालू होगा। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये वाला पार्ट रहेगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन का। तो देखो मामला कैसे बनता है। यहाँ पे कैलकुलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क ऑफ अ रिंग, एन आर्क ऑफ अ रिंग। पहले ये देख लो, उससे पहले ये समझो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी क्या होता है बाबा?
यस सर। आवाज आ रही है? लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, और लीनियर। वॉल्यूम चार्ज क्या होता है, रिप्रेजेंट करते हैं। सरफेस डेंसिटी हम लोग से रिप्रेजेंट करते हैं, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे पहले बताओ डेंसिटी मतलब क्या होता है? डेंसिटी मतलब क्या होता है? मास पर वॉल्यूम। सिंपल, मास पर यूनिट वॉल्यूम ना। अभी बात को समझो, ये जो डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट है ना, डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट देखो, फिजिक्स में कुछ क्वांटिटीज हैं, जो एक मतलब वर्ड्स हैं जो कि स्टैंडर्ड मतलब है उनके, जैसे कि रेट हो गया, ठीक है, जैसे कि फ्लक्स हो गया, जैसे कि ये डेंसिटी हो गया, ये सारे के स्टैंडर्ड मीनिंग है, ठीक है। तो रेट का मतलब क्या होता है, आप किसी चीज का चेंज, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी का चेंज मेजर करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम का चेंज, ठीक है। अगर आप कोई फिजिकल क्वांटिटी का चेंज मेजर कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, जैसे जैसे चेंज हो रहा है वो फिजिकल क्वांटिटी कैसे कैसे चेंज हो रहा है, जब वो ये चीज आप मेजर करते हैं, तब आप कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। सिमिलरली फ्लक्स होता है। फ्लक्स क्या है, मानो कि कोई एक सरफेस है, ठीक है, आप मानो, आप इमेजिन करो आंख बंद करके, एक विंडो है, ठीक है। ये जब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएंगे तब वहां पे वापस लेकर आएंगे, बट ये चीजें आप लोगों को फ्लूइड मैकेनिक्स में ही पता हो जाना चाहिए था फ्लक्स क्या है। बट इमेजिन करो विंडो है घर पे, ठीक है, विंडो में से हवा अंदर की तरफ आ रहा है या हवा बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो अगर विंडो एकदम दीवार के पैरेलली लगा हुआ है तो सर्टेन अमाउंट ऑफ हवा आएगा, और अगर विंडो मानो थोड़ा सा एंगल टिल्टेड है हवा का ब्लोन होने का डायरेक्शन के साथ, तो जो एरिया वो हवा फेस करेगा वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो बेसिकली फ्लक्स हो जाता है कोई भी ऐसा फ्लो वाला वेक्टर, मतलब एक ऐसा, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर और स्केलर्स में डिवाइडेड हो जाती है, तो वो वेक्टर्स क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब उसके साथ मैग्नीट्यूड होगा और उसके साथ डायरेक्शन होगा। तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो कि वेक्टर है, वेक्टर है मतलब उसका डायरेक्शन है, और वो फ्लो कर रहा है, फ्लो क्या क्या कर सर साउंड नहीं आ रहा है।
हेलो, आवाज आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर। कितना टाइम हो गया यार, कट हो गया, मेरे को तो होश ही नहीं रहा, मैं बताता गया, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। 2 मिनट सर, 2 मिनट। 2 मिनट तो बहुत ज्यादा होता है यार। चलो ठीक है। ये सिमी कहाँ चली गई है? वापस आने वाली है क्या? सिमी को बुला लीजिए एक बार। तो मैं फ्लक्स के बारे में बता था, कहानी सुनी है आप लोगों ने फ्लक्स का? कि जो भी फ्लो वेक्टर्स पर यूनिट एरिया देखते हो, जैसे कि वॉल्यूम फ्लो हो रहा होगा, मास फ्लो हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो रहा होगा, पर यूनिट एरिया देखते हो कि एक पर्टिकुलर एरिया में से कितना वो फ्लो हो रहा है, तो जितना उस फिजिकल क्वांटिटी जितना फ्लो हो रहा होगा उसको आप फ्लक्स के रूप में मेजर करते हैं। सिमिलरली आ जाता है डेंसिटी। डेंसिटी माने अगर कोई एक मैटर है, मैटर क्या हो सकता है? लीनियर मैटर हो सकता है, मैटर क्या हो सकता है? प्लेनार मैटर हो सकता है, मतलब ये 1D हो गया, ये 2D हो गया, और अगर एक वॉल्यूम वाला मैटर भी हो सकता है, मतलब ये 3D हो गया। ठीक है। तो जब 3D वाला बॉडी होता है तब मास पर यूनिट वॉल्यूम आपका डेंसिटी हो जाता है। ठीक है। जब 2D वाला बॉडी होता है तब मास मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पर यूनिट एरिया आपका डेंसिटी हो जाता है। मतलब मैं बताता हूँ आगे वो कौन सा डेंसिटी होता है। अगर 1D ऑब्जेक्ट होता है तो वो दैट फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय लेंथ, ये आपका डेंसिटी हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग चार्ज की बात कर, अगर यहाँ पे मास होता हर जगह पर, तो यहाँ पे ये क्या, ये मास की डेंसिटी है। यहाँ पे ये सरफेस की मास कितना पर यूनिट एरिया में कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे ये बता रहा है। यहाँ पे क्या, पर यूनिट लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी बता रहा है यहाँ पे लैम्डा। ठीक है। तो इसीलिए अगर मैं यहाँ पे चार्ज पर यूनिट लेंथ लूं, यहाँ पे चार्ज पर यूनिट एरिया लूं, यहाँ पे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम लूं, ठीक है, सो ये वैल्यूज आपको ये दे देंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। लीनियर चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी माने चार्ज पर यूनिट एरिया, और ये क्या दे देगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो सिंपल सिंपल है, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। रेट हो गया, फ्लक्स हो गया, डेंसिटी हो गया, तो इन सब का ख्याल रखना। ये फिजिक्स में स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, तो समझ जाओगे तो ज्यादा अच्छा है। तो ये क्या हो जाता है, दिस इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, दिस इज चार्ज पर यूनिट एरिया, दिस इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये जब क्लियर है तो हम लोग अभी डिस्कस क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में। अब ध्यान से सुन लो, ये सब चीजें याद रखनी है, ठीक है। मैं भी डिराइव कर रहा हूँ आपको, लेकिन चीजें याद रखनी है। मानो कि ये एक आर्क है, ठीक है, ये आर्क है, इसका ये रेडियस है, सेंटर से मैंने इसे दिखाई दे रहा है सबको, स्क्रीन रिस्पॉन्ड करेगा। ये इसका यस सर। सेंटर है, ये इसका सेंटर है, और इस और ये रेडियस है। इस पे मैंने इस आर्क की एंगल थीटा है, और इस आर्क में मैंने जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्या है इसमें, चार्जेस चार्जेस यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द आर्क। ठीक है, चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द आर्क। Now, charge when is uniformly distributed, consider lambda to be linear charge density. Now, तो इस पे lambda linear charge density है। तब अब मुझे ये कराना है, तो point is to calculate
कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू आर्क। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो देखो अप्रोच कैसे करते हो हर एक क्वेश्चन में, क्योंकि आपको अगर क्वेश्चन कैसे भी आ गया तो आप हमेशा रेडी होने चाहिए अप्रोच करने के लिए। तो अप्रोच में पहला पॉइंट है कंसिडर एन infinitesimal small element of the charge distribution। मतलब यहाँ पे ये आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, तो मैं इस पे एक इनफाइटेसिमली स्मॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर करूंगा, ठीक है, इनफाइटेसिमली स्मॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर करूंगा। दिख रहा है सबको ये वाला, ठीक है ना। इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा कि ये इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे ही सिचुएटेड होगा, और मैं ये कह दूंगा कि मानो ये इधर से अल्फा डिस्टेंस पे है फ्रॉम वन ऑफ द साइड, एंड ये कितना एंगल कवर कर रहा है, डी अल्फा। तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, आर डी अल्फा, ठीक है, आर डी अल्फा। नाउ तो मैंने अब इनफाइटेसिमल, पहला पॉइंट हो गया इनफाइटेसिमली स्मॉल एलिमेंट मैंने ले लिया। नाउ उसके बाद लेने के बाद फाइंड आउट इनफाइटेसिमल, तो यहाँ पे वो इनफाइटेसिमली स्मॉल पॉइंट क्या हो गया, dx इज इक्वल्स टू आर डी अल्फा, ठीक है, यहाँ पे वो इनफाइटेसिमली स्मॉल हो गया। फिर फाइंड आउट इनफाइनाइटेसिमल small charge present on the element। मतलब जो ये dx एलिमेंट हमने लिया हुआ है, यहाँ जो ये dx एलिमेंट हमने लिया हुआ है, ये dx एलिमेंट में कितना चार्ज प्रेजेंट है, ये dx एलिमेंट में कितना चार्ज प्रेजेंट है हम लोग को ये देखना है। तो वो कितना हो जाएगा, अगर मुझे लैम्डा चार्ज डेंसिटी पता है, ये लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, तो चार्ज डेंसिटी इज व्हाट, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो मैं इस लीनियर चार्ज डेंसिटी में अगर लेंथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे चार्ज मिल जाएगा। तो वही चीज मैं अभी करने वाला हूँ। तो अगर मैं dq कंसिडर करूं कि जो मेरा इनफाइटेसिमली स्मॉल चार्ज है उस एलिमेंट में, तो वो वैल्यू हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ dx, तो ये हो जाएगा लैम्डा आर डी अल्फा, ठीक है। तो ये मेरा एलिमेंट मैंने कितना चार्ज, इनफाइटेसिमली स्मॉल चार्ज मैंने फाइंड आउट कर दिया ना। सर आर कर दिया, क्या कह रहे हो, आर रहेगा सर। आर, ओ अच्छा, हाँ ये कुछ नहीं सर समझ। ठीक है, क्या हो गया, नहीं वो आर डी अल्फा लिखे थे ना वही। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, कैलकुलेट द इनफाइनाइटेसिमल इलेक्ट्रिक फील्ड
DE ड्यू टू DQ। तो वो कितना हो जाएगा? सेटअप में वापस से बना देता हूँ। अब अगर ये मेरा आर्क हुआ, ये मेरा आर है, मैंने अभी एलिमेंट यहाँ पे लिया हुआ है, और ये सॉरी ये एंगल अल्फा है, ये एंगल डी अल्फा है, और ये पूरा थीटा है। तो ये आर डी अल्फा है, और यहाँ पे चार्ज डी क्यू है, विच इज इक्वल्स टू लैम्डा आर डी अल्फा। इसके वजह से मुझे इस एलिमेंट की वजह से मुझे एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अलोंग जिस लाइन से इसको कनेक्टेड है, मतलब ये वाला लाइन, जिस लाइन से ये कनेक्टेड है, तो अलोंग दैट लाइन यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिल जाएगी। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिल जाएगी जिसकी, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँ? इसको मैं क्या करूँगा? इसको मैं दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूँ। अच्छा रुक जाओ, ये लिखते हैं। ठीक है, मुझे ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, और ये सर इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ बताओ। वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर कैसे होगा? पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? मूविंग अवे फ्रॉम इटसेल्फ, है या नहीं है? हाँ तो सर ऊपर भी तो जाएगा, हर तरफ जाएगा ना सर। किधर तरफ से? यहाँ पे ये कौन सा चार्ज है? ये पॉजिटिव चार्ज है या नहीं? मैंने पॉजिटिव लीनियर चार्ज डेंसिटी लिया, ठीक है। अभी सर तो यहाँ पे ऊपर भी जाएगा, ऊपर में और लेफ्ट राइट। इधर देखो, इधर, हाँ हाँ ऊपर तो जाएगा ऑफ कोर्स यार। इस चार्ज, ये इनफिनिटेसिमल स्मॉल पार्ट अगर लोगे, बाकी कुछ नहीं है अभी, कंसिडरेशन, अंडर कंसिडरेशन बाकी कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही आर डी अल्फा वाला एलिमेंट है। तो ऑफ कोर्स इसके वजह से हर डायरेक्शन में होगा, हर डायरेक्शन में होगा, ठीक है। बट मेरा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन क्या है? ओ है, ठीक है। अगर मैं यस पूछूं यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो आप पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या बताओगे? इट विल बी along the line joining and moving away from itself ना, बोलोगे अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, अरे ये क्यों है यार, इसको ऐसा तो नहीं हो जाता ना, यहाँ पे ऐसा ऐसा तो नहीं हो जाता ना, ये गलत है, यस सर समझ गया। राइट। तो मैंने इसको से लाइन ज्वाइन करा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड डीई आ गया। डीई की वैल्यू क्या हो जाएगी? डीई विल बी इक्वल टू 1/4 मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई आर। आर मतलब यहाँ पे कितना दूर पे है? कैपिटल आर दूर पे है ना, तो आर स्क्वायर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू इज व्हाट? आर डी अल्फा, तो ये आर स्क्वायर हो गया। सो डी ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड टर्न्स आउट टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी अल्फा बाई आर। अभी तो हम लोग यहाँ तक पहुंच गए, अब क्या करना है? अब your fourth point is resolve the DE vector into its perpendicular components। ठीक है, in its perpendicular components। और फिर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ find the symmetry elements in the charge distribution so that one of the components
gets cancelled ना। उसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेट the rest of the component of dE over whole charge distribution। अब इन सबको हम देख लेते हैं। फिर से मैं बनाता हूँ, यहाँ पे ये मेरा आर्क है, इसकी वजह से यहाँ पे एंगल, ये पूरा का पूरा एंगल थीटा है। यहाँ पे मैंने दो यहाँ पे एलिमेंट लिया हुआ है जिसपे आर डी अल्फा का लेंथ हो गया, ये डी अल्फा है, इस एंगल पे अल्फा था, और यहाँ पे चार्ज डी क्यू था, और यहाँ पे लैम्डा टाइम्स ऑफ आर डी अल्फा हुआ, ये वाला डिस्टेंस आर है। ओके, एंड आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दिस आ गया डी। ना अब जब हम इसको रिजोल्व करेंगे अलोंग दिस का, सो देखो यहाँ पे मामला अब थोड़ा सा इमेजिनेशन पे जाता है। इसको मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे हल्का सा, ताकि कंफ्यूजन ना। ये मेरा आर्क है, तो अगर ये पूरा एंगल थीटा हुआ तो इसका एंगुलर बाइसेक्टर मैं ड्रॉ कर दूंगा। तो इफ दिस कंप्लीट एंगल इज थीटा, दिस इज थीटा बाई 2 एंड दिस इज थीटा बाई 2। ना अब अगर मैं इस राइट वर्ड वाले हाफ ऑफ द आर्क में अगर मैं डी सम dx एलिमेंट लेता हूँ, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ अल्फा, मतलब ये एट एन एंगल ऑफ अल्फा मैंने सम dx एलिमेंट लिया, तो उसके राइट वाले हाफ में, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर के, ये क्या है, ये वाला पॉइंट, ये वाला लाइन तो इसको एकदम हाफ में डिवाइड कर दे रहा है। ये वाला लाइन उस आर्क को एकदम हाफ में डिवाइड कर दे रहा है। तो अगर आपने एक एलिमेंट लिया है यहाँ पे dx का एट एन एंगल ऑफ अल्फा फ्रॉम द राइटवर्ड रेडियस वेक्टर, तो सिमिलरली आपको एक एकदम सेम एलिमेंट dx का आपको लेफ्टवर्ड हाफ में भी मिलेगा एट द सेम एंगल फ्रॉम द लेफ्टवर्ड रेडियस वेक्टर, है ना। ये रेडियस वेक्टर से आपको अगर एंगल अल्फा आप लोगे तो आपको एक dx एलिमेंट मिलेगा। सेम रेडियस वेक्टर से आप अगर और एक एंगल अल्फा ले लोगे तो आपको लेफ्ट हाफ में भी एक सेम dx एलिमेंट मिलेगा। तो अगर मैं ये कहूं कि मैंने लेफ्ट वाले की वजह से लाइन जॉइनिंग दैट मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, और मैंने राइट वाले की वजह से लाइन जॉइनिंग दैट फील्ड मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, ठीक है। और ये मेरा एक एक्सिस हुआ और ये मेरा दूसरा एक्सिस हुआ। तो जब मैं ये ब्लू वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व करूंगा ऑन द एंगुलर बाइसेक्टर स्क्रीन में नहीं दिख एंड रहा दिस लाइन, है, दिख स्क्रीन नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर, दिख रहा है। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है स्क्रीन? हाँ दिख रहा है सर। तो मैं इस ब्लू वाले वेक्टर को अलोंग द एंगुलर बाइसेक्टर एंड दिस परपेंडिकुलर लाइन, दिस ये परपेंडिकुलर लाइन क्या है, दिस इज एंगुलर बाइसेक्टर एंड दिस इज परपेंडिकुलर, sorry, this is angular bisector and this is perpendicular to angular bisector, है ना। ठीक है, सो मैं अब दो एक्सिस चूज कर लिया है। एक एक्सिस क्या है, एंगुलर बाइसेक्टर है, और एक एक्सिस है परपेंडिकुलर टू द एंगुलर बाइसेक्टर। तो मेरे दो परपेंडिकुलर एक्सिस मिल गया है। अब मैं इस वेक्टर को जो लेफ्ट वाले हाफ की वजह से ब्लू वाला D1 इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बोल लो, तो इसको मैं ऑफ कोर्स मुझे ये बताओ, तो फिर ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? अगर ये एंगल अल्फा है तो कैन आई से दिस इज अल्फा,
सिमिलरली अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो कैन आई से दिस इज इधर की डायरेक्शन में, तो ये वाला एंगल अल्फा होगा, ठीक है। ऑफ कोर्स हम लोग को कोई दूसरा एंगल लेना पड़ेगा, ये वाला एंगल अल्फा लेना पड़ेगा, ये, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये वाला एंगल अल्फा है, तब जाके दोनों सेम होगा, ऑफ कोर्स, ठीक है। इस केस में भी एक सेकेंड थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन गलत हो रहा है, उसको सही करके आपको सब बताता हूँ। सेम रखते हैं, तो दिस इज द लॉन्ग एंगुलर बाइसेक्टर एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू एंगल बाइसेक्टर, दिस ओके। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये वाला एंगल नहीं लेते हैं, हम लोग एंगुलर बाइसेक्टर से एंगल अल्फा ले लेते हैं, हम लोग के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ये वाला एंगुलर बाइसेक्टर से हम लोग एंगल अल्फा ले लेते हैं, ठीक है। तो एक रेफरेंस लाइन हो गया मेरा एंगुलर बाइसेक्टर का, एक रेफरेंस लाइन हो गया एंगुलर बाइसेक्टर का। मैंने राइट साइड घूम के एंगुलर बाइसेक्टर से अल्फा एंगल पे, राइट साइड घूम के एंगुलर बाइसेक्टर से एंगल अल्फा पे एक एलिमेंट लिया हुआ है, और लेफ्ट साइड घूम के एंगुलर बाइसेक्टर से एक एलिमेंट लिया हुआ है। तो जब ये एंगुलर बाइसेक्टर एक मेरा रेफरेंस एक्सिस हो जाएगा और परपेंडिकुलर टू एंगुलर बाइसेक्टर दूसरा रेफरेंस एक्सिस हो जाएगा, एंड लेफ्ट वाले हाफ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड DE1 मानो, और राइट वाले हाफ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये DE2 मानो, ठीक है। तो अब DE1 और DE2 को मैं दोनों एक्सिस पे रिजॉल्व करूंगा, ठीक है। एक एक्सिस क्या हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर टू एंगुलर बाइसेक्टर, एंड दूसरा एक्सिस द एंगुलर बाइसेक्टर इटसेल्फ। ऑफ कोर्स जो मेरा लाइन जॉइनिंग दीज है, तो ये वाला एंगल अल्फा है, तो ऑफ कोर्स दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज अल्फा। तो जब मैं इनको रिजॉल्व करूंगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल एलिमेंट्स है, तो ऑफ कोर्स ये दोनों सेम है। तो परपेंडिकुलर टू एंगुलर बाइसेक्टर पे आपको DE cos अल्फा आएगा, और दूसरे वाले की वजह से DE cos अल्फा आएगा। सिमिलरली यहाँ पे आपको DE sin अल्फा आएगा, और यहाँ पे आपको DE sin अल्फा आएगा। तो ये दोनों कंपोनेंट्स आपको कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों से कैंसिल हो जाएगा, और आपका नेट जो है अलोंग द एंगुलर बाइसेक्टर, नेट जो है अलोंग द एंगुलर बाइसेक्टर ये ऐड अप हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो ये वाला पॉइंट आपको एक्सप्लेन करता है, ये रिजॉल्व कर दिया आपने, फिर सिमेट्री फाइंड आउट करा, और फिर जो कंपोनेंट्स कैंसिल हो रहे थे उनको कैंसिल कर दिया। अब हम लोग 6th पॉइंट पे आते हैं। क्लियर है ना इतनी बात डायग्राम पे? कोई दिक्कत तो मेरे को पूछ लो अभी। नहीं है सर। सिमी, सोनाली, दोनों को क्लियर है? Yes, sir. हाँ या ना? नो सुनाई दे रहा था मुझे। Yes, sir. Yes. ठीक है, तो अब हम लोग क्या लेंगे, उसका हॉरिजॉन्टल। एक सेकंड दो मुझे। अब अगर हम लोग को बचा है जो ये 2D cos अल्फा वाला कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कैंसिल हो गया, तो हम लोग को नेट जो है, यहाँ जाओ, नेट जो है DE नेट अगर मैं लिखूं, मैग्नीट्यूड दैट विल बी 2DE का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ अल्फा। तो दिस विल बी DE मैंने कैलकुलेट किया था, इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा D अल्फा बाई R। मैंने यहाँ कैलकुलेट किया था, आपको दिखा देता हूँ, ये रहा, ठीक है। ये वाला सर कैलकुलेट, हाँ हम लोग 2 हटा के वो इंटीग्रेशन का लिमिट्स भी चेंज कर देंगे तो सेम आंसर आ जाएगा ना? सेम आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। बट ये इसलिए किया गया है, ताकि आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का इम्पोर्टेंस समझ में आए, ठीक है, और सिमेट्री का इम्पोर्टेंस समझ में आए। अब
क्योंकि फिर आप जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, और फिर पोटेंशियल में जाएंगे जहाँ पे डायरेक्शन होता भी नहीं है, तब भी आपको सिमेट्री देख के चीजें कैलकुलेट करनी होती है। सिमेट्री का इंपॉर्टेंस समझने के लिए कैंसिलेशन करना जरूरी है, ठीक है, वरना तो आपको आंसर बराबर ही आएगा क्योंकि वो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स आपको आंसर दे देगा, ठीक है ना। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये डी का मैग्नीट्यूड हो गया और यहाँ पे कॉस अल्फा हो गया। तो अब ये नेट वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर, और ये cos alpha d alpha. Now sixth step was to find out the total electric field. You have to integrate this dE, and that means you have to integrate this. What will be your integration limits? अब integration limits देखो, हमने कैंसल आउट कर दिया है आधा वाला पार्ट, तो हम लोग को एक आधा ये वाला देखने की अब जरूरत है नहीं, ये वाला अब देखने की जरूरत है नहीं। हम क्या करेंगे, अल्फा को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से ले जाके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब अल्फा को 0 से ले जाके अल्फा को θ/2 तक, 0 से लेके θ/2 तक, अल्फा इज इक्वल्स टू 0 है यहाँ पे, अल्फा इज इक्वल्स टू θ/2 है यहाँ पे। सो 0 से लेके θ/2 तक हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, ओके। सो इंटीग्रेशन लिमिट समझ में आ गया तो सबको, 0 से लेके θ/2। तो ये बताओ मेरे को कितना आएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर cos अल्फा का इंटीग्रेशन, जल्दी माइनस साइन अल्फा है, माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा, नहीं साइन अल्फा, अरे साइन अल्फा का डिफरेंशिएशन देख लो ना, ठीक है, कॉस अल्फा हाँ साइन अल्फा सर। हाँ ठीक, तो 0 से θ/2 आर दी लिमिट्स, तो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन θ/2, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। व्हाट इज योर डायरेक्शन, डायरेक्शन कहाँ पे आ रहा है, देख लो डायरेक्शन क्या आ रहा है, बताओ, नेट डायरेक्शन अलोंग द कहाँ पे आ एंगुलर, रहा है, along the, so net direction is directed along सर लैम्डा का angle वैल्यू कितनी है? angular bisector, एक सेकंड रुक जाओ, along the angular bisector, हाँ क्या कह रहे हो, लैम्डा का वैल्यू कितनी है? लैम्डा कुछ है नहीं यार, मतलब जैसा these are standard derivation, अब क्वेश्चन जैसा दिया रहेगा वैसा हम लोग लैम्डा की वैल्यू लेंगे, बट these are standard derivation। अच्छा लैम्डा कैसा यूनिट बताओ जरा, क्या होगा, क्यू लैम्डा बाई आर कैसा थीटा, क्यू बाई आर थीटा। अरे लैम्डा क्या है, लैम्डा मैंने क्या कहता है, व्हाट इज लैम्डा, व्हाट इज द व्हाट चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी स्टैंडर्ड नेम है, प्रॉपर नाउन है, याद रखो, प्रॉपर नाउन है तो आपको नाम याद रखना पड़ेगा। लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ, सो चार्ज इज चार्ज कैसा यूनिट इज कूलम्ब, एंड लेंथ कैसा यूनिट इज मीटर, तो लैम्डा कैसा यूनिट इज कूलम्ब पर मीटर, ठीक है। डायमेंशन क्या हो जाएगा, ठीक है, याद रखो इसे भी कुछ। तो अब आपको ये चीज पता चल गया, अगर एक आर्क है, क्या है, अगर एक आर्क है और उसका सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पूछा गया है, तो आप बोलोगे उसका इलेक्ट्रिक, और इस पे लैम्डा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर एंगल थीटा है आर्क का और रेडियस आर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी डायरेक्टेड along the angular bisector, the magnitude of electric field would be lambda by 2 pi epsilon naught r sin theta by 2 and directed along angular bisector बोल दोगे, ये standard definition। Now let's apply
apply to its cases. What is the case? Case 1. Case 1 is a quarter. Quarter माने ये हो जाएगा quarter. Quarter of a circle. Quarter of a circle मतलब थीटा क्या हो गया? पाई बाई 2. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा इसका एंगुलर बाइसेक्टर के अबाउट. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड वुड बी लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r sin pi by 4, which is lambda by 2 root 2 pi epsilon naught r. And direction along angular bisector. ना क्लियर है ये? नेक्स्ट आ जाओ. नेक्स्ट है सेमी रिंग. सेमी रिंग की वजह से मतलब सेमी सर्कल. तो अब क्या हो गया एंगल पाई है ना. अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंगुलर बाइसेक्टर मतलब ऐसा हो जाएगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताओ कितना है? जल्दी ओरल बताओ. लैम्डा बाई 2 पाई लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r. साइन पाई बाई 2. ठीक है, और अगर ये एक्स एक्सिस हुआ और ये वाई एक्सिस हुआ तो आप क्या कहोगे? माइनस जे कैप. ठीक है ना, समझे ना माइनस जे कैप क्यों हुआ है? हाँ सर. थर्ड केस हो जाएगा रिंग के लिए. कंप्लीट सर्कल सेंटर है. अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? एंगल घुमा के पूरा आ रहा है तो 2 पाई. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा बताओ 0. ना. 0. तो क्योंकि देखो क्यों सिमेट्री अगेन. जो ये आधा पार्ट है दिस हाफ पार्ट विल हैव एन इलेक्ट्रिक फील्ड अवे इधर की डायरेक्शन पे. सिमिलरली जो ये आधा पार्ट है दिस विल हैव एन इलेक्ट्रिक फील्ड आधा इधर. तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे तो नेट आपको 0 मिलेगा यहाँ पे. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग. सेंटर ऑफ द रिंग इज 0. ठीक है, और याद रखो तो फिर ये क्या हो गया? 0 है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अगर मैं वहां पे एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज रखूं तो क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा या नहीं होगा? है या नहीं है? हाँ सर होगा. हाँ, तो इस चीज को याद रखना. हम लोग इस चीज पे क्वेश्चंस बनाएंगे. ठीक है ना. अब ये तो हो गया रिंग के सेंटर पे. आपने देख लिया कि मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है. ठीक है, अब हम रिंग से थोड़ा सा एंगल डिस्प्लेस करके देखेंगे. मानो कि चलो को लिख देता हूँ यहाँ पे. इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस x from the center of the ring. थोड़ा सा मेरे को टाइम ज्यादा लगेगा 10 मिनट टाइप्स, उसके बाद मैं छोड़ूंगा. At a distance of x from the center of the ring along its axis. ये है हमारा. इसमें करेंगे तो देखो मानो कि ये आपका रिंग है. ठीक है, एंड
So this is your x-axis, this is your y-axis, this is your z-axis. Now at some distance point P, you have to calculate which is at a distance of x from the center of the ring, which is O, and ये ring पे lambda charge density uniformly distributed है, and the radius of this ring is R. Radius of this ring is R. तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कैलकुलेट करना है। तो ओरली समझ जाओ मामला कैसे बनेगा, मैं वापस से वो 6 स्टेप नहीं करने वाला। देखो, मानो कि यहाँ पे आपने एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है, आपको सिमिलर एकदम सिमेट्रिकल एलिमेंट मिलेगा एकदम डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक, तो अब इस एलिमेंट को मेरा पहला काम था एलिमेंट लेना। अब इस एलिमेंट लेने के बाद मानो ये एलिमेंट का लेंथ dx है, मानो ये एलिमेंट का लेंथ dx है, तो इस एलिमेंट पे चार्ज कितना हो जाएगा, दैट विल बी, ये सेकंड स्टेप जो मैंने बताया था, ठीक है, ये वो सेकंड स्टेप हो गया कि लैम्डा dx हो जाएगा ना। इतना चार्ज यहाँ पे बसा हुआ है, तो इस चार्ज का लोकेशन ये शेडेड रीजन है, रेड से शेडेड रीजन, एंड आई विल जॉइन जो पॉइंट मुझे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, आई विल जॉइन दिस लाइन, इन दोनों को ज्वाइन करूंगा और माय इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी डायरेक्टेड अलोंग दिस लाइन, ठीक है। सिमिलरली इसकी वजह से आई विल जॉइन द लाइन जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, एंड उसकी वजह से इस डायरेक्शन में, ऑफ कोर्स सिमेट्रिकल एलिमेंट है तो सेम चार्ज होगा हर जगह पर, सो दोनों की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो बराबर होगा। और अगर ये एंगल थीटा है तो ऑफ कोर्स ये एंगल भी थीटा होगा, तो ऑफ कोर्स दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज आल्सो थीटा, सो इसका ये कंपोनेंट DE cos थीटा, इसका ये कंपोनेंट DE sin थीटा, सिमिलरली इसका ये DE sin थीटा यहाँ पे ऐड हो जाएगा DE cos थीटा, तो आपके वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल हो गए और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऐड अप हो गए, ठीक है। ये आपका मैंने पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड अब ये फोर्थ स्टेप हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, कौन सा, रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स को हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। कहां से कहां तक, क्योंकि हमने आधे वाले पार्ट का तो इवैल्यूएट सिमेट्री से ही कर लिया, तो हम लोग एंगल जो dx है, ये dx मेरा वेरिएबल है, ठीक है, dx मेरा वेरिएबल है, dx मेरा वेरिएबल है, तो हम लोग कहां से, जीरो से लेकर इसे पूरा कहां तक, पाई आर तक ले जाएंगे, जीरो से लेकर पाई आर तक ले जाएंगे, तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए कहां से कहां तक, जीरो से पाई आर तक, ठीक है, dx को। तो वही चीज मैं अभी यहाँ पे करने वाला हूँ। तो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना आ रहा है, मैग्नीट्यूड नेट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ DE का मैग्नीट्यूड और cos थीटा, so this is twice of 1 by 4 by epsilon naught, 1 by 4 by epsilon naught dq by ये मानो कि r है, स्मॉल r, तो dq by r स्क्वायर, cos थीटा क्या हो जाएगा, इट इज परपेंडिकुलर r by r हो जाएगा ना, x by r होगा, ठीक है। So this value would be 1 by 4 by epsilon naught dq क्या हो जाएगा, lambda times of dx हो जाएगा। फिर cos थीटा x by r होगा। हाँ, cos थीटा है ना, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। सर तो r का हाइपोटेन्यूस नहीं, ओ अच्छा ये स्मॉल है ना, so lambda dx, ओके, एक
चेंज है यहाँ पे, कैसे लिखें ये, अब ओके, मानो कि यार ये डीएल है, क्या डीएल है, ये डीएल है, ये डीएल है, ये डीएल है कि फिर कंफ्यूजन होगा ना यहाँ पे, तो फिर ये डीएल हो गया। तो दिस इज x by r cube, and r in the known terms I can say it is r square plus x square the under root. So this value is 1 by 4 by epsilon naught lambda x dl by r square plus x square का 3 by 2। now अब जब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, मतलब मेरे को ये डी को इंटीग्रेट करना होगा, मतलब मेरा ये 1 by 4 by epsilon naught lambda x by r square plus x square 3 by 2, और ये dl इंटीग्रेट हो रहा है कहाँ से कहाँ तक, सिर्फ वही वेरिएबल है, बाकी सब तो कांस्टेंट ही है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके by r तक, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार, b cos theta q by r square, डायमेंशनली करेक्ट है ना ये, कुछ तो गड़बड़ है। सो 1 by 4 by epsilon naught d क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 by 4 by epsilon naught, चार्ज dq है, डिस्टेंस r, r सेम चीज, एंड cos थीटा का कंपोनेंट वुड बी तो वो लैम्डा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू, नहीं लैम्डा की वैल्यू ऐसे कुछ नहीं है यहाँ पे, क्वेश्चन में दिया रहता है कि सिर्फ लैम्डा इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटेड देयर, और कुछ नहीं। तो देखेंगे 1 by 4 by epsilon naught, तो यहाँ पे 2 आएगा ना, 2 भी होगा, dl by r square, एक l का टर्म मिसिंग ऐसा हो रहा है। सही है। नहीं ये डायमेंशनली करेक्ट हो रहा है, तो एक बार चेक करना। यस इलेक्ट्रिक फील्ड का इनवर्सली हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सही तो जा रहा है, सही जा रहा है, पता नहीं क्यों ही कंफ्यूज था। सो यहाँ 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, सो ये हो जाएगा वैल्यू लैम्डा x 2 by epsilon naught r square plus x square 3 by 2, एंड ये by r हो जाएगा। ऑल्सो आप ये कह सकते हो कि अगर इसमें लैम्डा है, तो हाँ लैम्डा
अगर पूरे पूरे के पूरे रिंग पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड लैम्डा आई नो इट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्जेस अगर हम पूरे में बोले कि q है, और तो पर टोटल लेंथ कितना है सर्कमफेरेंस रिंग का, इट इज 2 पाई r, है ना? हेलो, आवाज आ रही है ना? इट इज 2 पाई r। तो मैं बस इसको वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, q बाई 2 पाई r x बाई r बाई 2 आ गया। पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3 by 2. So electric field would be, magnitude would be pi r cancel q x by 2 epsilon naught r square plus x square 3 by 2. सर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 pi epsilon naught हो गया, 4 वो epsilon naught हो गया, pi pi 2, cancel हो गया ना? हाँ ऊपर 2 है ना सर? पूरा है क्या? चेक करना है पूरा है। सर पाई भी तो आएगा। सर पाई कैसे कैंसिल हुआ? पाई वहाँ 2 पाई है ना सर? पाई भी है, पाई भी है, पाई भी है, 4 pi epsilon, ठीक ठीक ठीक, ओके। तो ये हो जाता है। इससे थोड़ा सा हम लोग कुछ चीजें आगे भी बढ़ लेते हैं। अगर ये x इक्वल्स टू 0 अगर डालो, क्या डालो, x इक्वल्स टू 0 अगर डालो तो e की वैल्यू क्या आ रही है? बताना। 0 आएगा सर। 0। वो तो रिंग वाला ही केस होगा। वेरी गुड। अच्छा, डायरेक्शन ये इसमें पहले डायरेक्शन वाला पार्ट करते हैं। डायरेक्शन क्या आ रहा है आपका? डायरेक्शन, नेट डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस। देखो क्वेश्चन समझो। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग अलोंग इट्स एक्सिस, तो जस्ट डायरेक्शन में आप सेंटर से x डिस्टेंस ले रहे हो, उसी एक्सिस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नेट का डायरेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो डायरेक्शन भी लिख लो यहाँ पे, डायरेक्टेड अलोंग एक्सिस ऑफ द डिस्क, सॉरी रिंग। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है रिंग में, अगर रिंग में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइड पे, यहाँ पे ऐसा होगा और इधर पे ऐसा होगा। अगर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इधर पे अट्रैक्टेड, इधर अट्रैक्टेड। क्लियर है ये बात ना? ठीक है, डायरेक्शन याद रखना दोनों साइड पे। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, सॉरी, एंड ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे नेगेटिव चार्ज की वजह से, एंड ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से। ना केस है 1 की x equals to 0, that means at the center of ring आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रहा है, नो डाउट। ठीक है, अब क्वेश्चन 2, ये देखो, बताओ आप x की वो वैल्यू बताओ जहां पे e मैक्स हो रहा है, √3 और मैक्सिमम e की वैल्यू भी बताना है। तो क्या करेंगे इस चीज के लिए? हम डी डिफरेंशिएट। हाँ, डी बाई डी एक्स को 0 से इक्वेट करेंगे, और फिर उस वैल्यू पे मानो कि x इक्वल्स टू सम x नॉट आता है, तो फिर डी स्क्वायर ई बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे। कहाँ पे? x इक्वल्स टू x नॉट पे आपको वो मैक्सिमम के लिए लेस देन 0 देना चाहिए। तो ये दोनों जब कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, आप ये करके देख लेना, आपको ये x की वैल्यू आ जाएगा प्लस और माइनस r बाई √2। ठीक
ठीक है, प्लस और माइनस r/√2 आएगा। और ई मैक्स की वैल्यू जो है वो आएगी, आप इसमें r/√2 सब्स्टिट्यूट करोगे, किसमें, ई की वैल्यू जो है which is q/4πε0 x/x² प्लस r² 3/2, यही है ना, ठीक है। आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट जब करोगे x इक्वल्स टू r/2 तो यू विल गेट 1/4πε0 टू q/3√3r², ठीक है। ये आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ है कि अगर मानो सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करके कर अगर मानो ये आपका रिंग है और ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। आपका एट सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक ई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में वेरी हो रहा है और एक्स एक्सिस में हम डिस्टेंस वेरी कर रहे हैं। जब x इक्वल्स टू 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है, और ऑफ कोर्स जब x will tending to infinity तो इलेक्ट्रिक फील्ड would be tending to 0, and as x is tending to minus infinity electric field would be tending to 0 of course, and x equals to minus r/2√2 और x equals to r/√2 पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको मिलनी चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की। और ये भी पता है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी डायरेक्टेड अवे एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस वुड बी डायरेक्टेड अवे ऑफ कोर्स, ठीक है। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा और पॉजिटिव वाई एक्सिस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ कर रहे होंगे वो 0 से r/2 तक इंक्रीज होगा और फिर डिक्रीज होके 0 को टेंड करेगा। सिमिलरली जब नेगेटिव एक्स एक्सिस में आप ड्रॉ करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड r/2 तक बढ़ता हुआ फिर आपको ये 0 से पास होकर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा वेरी होता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये वैल्यू आपकी ई मैक्स की होगी नेगेटिव, ये वैल्यू ये आपकी ई मैक्स की होगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। ये ग्राफ है। अब देखो क्वेश्चन बनता है आप लोग के लिए, असाइनमेंट है ये, होमवर्क। कल का होमवर्क भी अभी तक डिस्कस नहीं हुआ। मैंने इसका ग्राफ कहा था आप लोगों को बनाने के लिए, q और -2 2q और -q का आपने बताया नहीं अभी तक और ना ही पूछा है आप लोगों ने। और आज का क्वेश्चन है कि अब अगर मैं यहाँ पे मानो कि सेंटर ऑफ द रिंग पे पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड, सेंटर ऑफ द रिंग में पॉजिटिव चार्ज इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड find the time period, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन डिस्कस करना है, ठीक है। पहले तो ग्राफ का बताओ, कैसा ग्राफ बनेगा। आप लोग को सब क्वेश्चन यहीं पे कराना पड़ रहा है, बताओ। ग्राफ ट्राई किया था कल। हेलो हेलो, जो आवाज आ रही है नहीं आ रही है। यस सर। ग्राफ ट्राई किया था या नहीं किया था। हाँ तो अभी ट्राई करो। चलो सिमी। यस सर। हाँ बताओ, प्लस
प्लस 2q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों रीजन पे किस डायरेक्शन पे होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन मेरे को बता दो प्लस 2q की वजह से तीनों रीजन में। सो पहले रीजन में अवे फ्रॉम अवे लेफ्ट या राइट बताओ, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। 2 में? राइट। 3 में? राइट। ब्लू की वजह से? फर्स्ट रीजन में राइट। फर्स्ट रीजन में मतलब? यस। हाँ राइट। हाँ सेकंड में भी राइट और थर्ड में लेफ्ट। ठीक। अब मुझे ये बताओ, हाँ वो 2q, ये क्यू ब्लू वाला माइनस क्यू की वजह से है ना? हाँ ब्लू वाला ऑफ कोर्स देख लो ना, वहाँ पे मैंने बनाया हुआ है ना, ठीक है। ब्लू वाला जो माइनस क्यू है उसको मैंने ब्लू से रखा हुआ है, और जो प्लस 2 की उसको मैंने रेड से रखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे सिमी ये बताओ कि रीजन 1, 2, 3 कौन से रीजन पे न्यूट्रल पॉइंट होने की पॉसिबिलिटी है? रीजन 1, 2, 3 में न्यूट्रल पॉइंट होने की पॉसिबिलिटी किन रीजन्स में है? 3 पे है सर। 3 पे है? 3 पे है? 1 पे है? यस सर। 1 पे है? 1 पे तो ऑपोजिट डायरेक्शन जहाँ पे होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन, हाँ सोनाली सुन लो, ऑपोजिट डायरेक्शन देखो, ये रीजन 1 और ये रीजन 2 और ये रीजन 3 है। तो रीजन 1 में ऑपोजिट डायरेक्शन पे है दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, और रीजन 3 में भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, बट रीजन 2 में दोनों सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रीजन 2 में आपको नेट फील्ड 0 नहीं मिलेगा, ठीक है। नेट फील्ड 0 नहीं मिलेगा आपको। हर एक पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट ले लो यहाँ पे, आपको नेट फील्ड राइटवर्ड ही मिलेगा हमेशा। बट अगर आप ये इवैल्यूएट करने के लिए जाओगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड दोनों जगह पर कैसी होगी, डायरेक्शन कैसी होगी, तो आपको हाफ से लेफ्ट और हाफ से राइट ट्राई करना पड़ेगा। तो अब सोनाली, यस सर। हेलो, हाँ तो लेफ्ट हाफ में बताओ, मतलब प्लस 2q से लेकर ये मिड पॉइंट तक मुझे बताओ, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रहेगा या फिर नेगेटिव चार्ज की वजह से? प्लस 2q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट हाफ में ज्यादा रहेगा या फिर माइनस q की वजह से? प्लस 2। ठीक है, तो ये ज्यादा रहेगा। और राइट हाफ में प्लस 2q की वजह से ज्यादा रहेगा या फिर माइनस q की वजह से? ऑफ कोर्स इस प्लस आप बता नहीं सकते हो डिटरमिनिस्टिकली, बट 2q का मैग्नीट्यूड ज्यादा है करके कंसिडर कर लो कि वो डिस्टेंस भी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा ही होगा, ठीक है। ऑफ कोर्स आप सर्टेनली बता नहीं सकते हो, और इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इससे कम होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा कंपेरेबल हो सकता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको डेफिनेटली दोनों जगह पर आपको पॉजिटिव डायरेक्शन पे ही मिलेगा। तो जब आप कर्व बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। रीजन 2 में, रीजन 2 में आपको पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव मिलेगा। रीजन 3 में आते हैं, 1 में आते हैं। रीजन 1 में प्लस 2q की वजह से ऑफ कोर्स लेफ्टवर्ड है, और माइनस q की वजह से राइटवर्ड है। बट इंटरेस्टिंग चीज इज कि अगर आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट कंसिडर करो, कोई भी पॉइंट कंसिडर करो, the distance of that point from 2q, the distance of that point from 2q would be less, the distance of that point, कोई भी point आप consider करो, the distance of that point from 2q would be always less than the distance compared of that point from plus q, minus q, sorry। वो distance को अगर आप अब इन डिस्टेंस को कंपेयर कीजिए ना, ये डिस्टेंस को और ये डिस्टेंस को कंपेयर कीजिए, तो 2q से कम दूर पे है वो पॉइंट। हम अभी रीजन 1 को ही इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो 2q से कोई भी पॉइंट ले लो, वो 2q से करीब होगा कंपेयर टू माइनस q।
तो आपको ये भी पता है कि 2q का क्योंकि मैग्नीट्यूड ज्यादा है -q से और 2q का डिस्टेंस कम है उस पॉइंट से -q के कंपैरेटिवली, तो कोई भी पॉइंट आप ले लो, उस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, उस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपको 2q की वजह से हमेशा भारी पड़ेगी। तो कोई भी पॉइंट ले लो, आपको 2q की वजह से भारी पड़ेगी और -q की वजह से छोटी पड़ेगी। तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नेगेटिव के डायरेक्शन पे मिलेगा। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नेगेटिव के डायरेक्शन पे मिलेगा। तो आप जब यहाँ पे बनाओगे तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ पे ऐसा मिलेगा। अब रीजन 3 में इवैल्यूएट करते हैं। रीजन 3 में आने पे ही आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक नल पॉइंट तो आपको मिलने के चांसेस हैं, बट यहाँ पे आपको एक पॉइंट तो ऐसा मिलेगा जहाँ पे आपको नेगेटिव चार्ज की वजह से जो अट्रैक्टिव फील्ड होगा और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो रिपल्सिव फील्ड होगा। सो एक पॉइंट पे क्योंकि Q चार्ज से डिस्टेंस कम है कंपेयर टू 2Q चार्ज, कोई भी पॉइंट ले लो तो एक डिस्टेंस ऐसा आएगा जहां पे आपको नल पॉइंट मिलेगा। ठीक है, और उस नल पॉइंट पे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। लेकिन उससे पहले कोई भी पॉइंट ले लो तो आपको वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की वजह से ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज के रिपल्सिव फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको लेफ्टवर्ड मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, और राइट साइड पे जब चले जाओगे तो जैसे जैसे बढ़ते जाओगे तो फिर से पॉजिटिव चार्ज की वजह से डोमिनेट करने लगेगा, तो नेट फील्ड फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस वजह से ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते बढ़ते डिक्रीज हो गया, फिर डायरेक्शन चेंज होके यहाँ पे ऐसा आएगा, फिर ये बढ़ के 0 हो जाएगा यहाँ पे कहीं। ठीक है, बिकॉज ऐसा क्यों होगा, बिकॉज ये ध्यान रखो कि एट आर as r is tending to infinity electric field must tend to 0। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इंफिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ये नल पॉइंट है और यहाँ पे कहीं पे वो मैक्सिमम हो जाएगा फील्ड, फिर वो 0 को टेंड करेगा। ठीक है, और ये कहाँ से, एट r equals to 0 E is tending to minus infinity because नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है ये बात, कैसी फील्ड होगी। ठीक है, तो आपके लिए अभी बचता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, टाइम पीरियड निकाल के बताना मेरे को। ठीक है, और अगर आपको टाइम और इंटरेस्ट है तो आज की शाम भी बैठ सकते हो। शायद से वहाँ पे इतना डिस्क्रिप्टिव डिस्कशन नहीं होगा, बट हम वहाँ जल्दी जल्दी मूव करेंगे क्योंकि काफी लोगों का ये पार्ट हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग अप्रोच वगैरह पे इतना नहीं जाएंगे, हम लोग डायरेक्टली पॉइंट्स लिखते लिखते जाएंगे। शायद से वहाँ पे मेरा टारगेट ये रहेगा कि यहाँ पे तो अभी आप लोगों का मैंने ये वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया है ना, मैं ये वाला पार्ट भी वहाँ पे आज कंप्लीट कर दूंगा और शायद से कुछ और क्वेश्चन भी करेंगे वहाँ पे। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो शाम को बैठ सकते हैं, और अगर वहाँ पे कंफर्टेबल फील कर रहे हैं उसके बाद तो आप मुझे ग्रुप पे बता देना या फिर पर्सनली बता देना, तो मैं सुबह की क्लास कैंसिल करने की रिकमेंडेशन कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोग्रेशन भी बता दिया कि इस तरीके से हम लोग प्रोग्रेस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे। ठीक है, इसकी क्लास यहाँ पे समाप्त। कोई डाउट्स यहाँ तक? ठीक है, थैंक यू गाइस। ओके, क्लास कंक्लूड करते हैं फिर।